हेलो फ्रेंड्स। सो हम कंटिन्यू करते हैं 8th पॉइंट से। इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन से क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन बचा था, हमारा 8 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स बचा था। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं इसको। सो मिंडा इशूड 11,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट दैट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉय। ये हमने कर लिया था, एक मिनट, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था। नाइन्थ वाला क्वेश्चन था। हाँ, सॉरी, माय बैड। नाइन्थ वाला क्वेश्चन था। सो पी लिमिटेड ग्रांटेड 400 स्टॉक एप्रिसिएशन सार, मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, मतलब कैश बेस्ड सेटलमेंट हो गया टू 75 एम्प्लॉयड 1 अप्रैल 2021 विद द फेयर वैल्यू ऑफ 200। द टर्म ऑफ अवार्ड रिक्वायर द एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड the service for 4 years in order to earn the award. The fair value of each SAR at each reporting date is as follows: 31 मार्च 2022 को 210 है, फिर 31 मार्च 2023 को 220 है, फिर 24 को 215 है, और 25 को आपका 218 है। ओके, व्हाट विल बी डिफरेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ सर्विस एट 31 मार्च 2023? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2023 को, मतलब इस साल सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर क्या हुआ? पी मॉडिफाई द टर्म ऑफ अवार्ड टू रिक्वायर ओनली 3 ईयर ऑफ सर्विस, कि भाई 3 साल की सर्विस देने की जरूरत है। एम्प्लॉयज को बोल दिया कि 4 साल की नहीं, 3 साल की सर्विस देने की जरूरत है। उसके बाद अपना सारा एक्सरसाइज कर दो, आपको एक्सरसाइज कर सकते हो और कैश पे सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा गाइस? इससे क्या होगा कि पहले जो हम एक्सपेंस चार चार डिवाइड बाय 4, मतलब 4 सालों में बांट रहे थे, अब वो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, हम 3 सालों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2023 में डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और जितना हम प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उतना तो ठीक है, जो रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो जो भी आपका फर्स्ट ईयर का भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए अगर इसको डिवाइड बाय 3 करते फर्स्ट ईयर में, तो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस ज़्यादा आता। तो उसका भी जो 2022 का भी इम्पैक्ट है वो 2023 में आ जाएगा अल्टीमेटली, डिवाइड बाय 3 करने से और माइनस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज माइनस करने से। ठीक है, तो ये होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? ये पूछ रहे हैं कि अ, हम लोग एक्सपेंस कितना बुक करेंगे हर साल, है ना? तो वही है जो भी नॉर्मल होता है हम लोगों का। सबसे पहले फर्स्ट ईयर आएगा। फर्स्ट ईयर में हम एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 400 स्टॉक ऑप्शन है और 75 ईच एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, है ना? 31 मार्च पे हम लोग कितनी फेयर वैल्यू है? फेयर वैल्यू इसकी रहेगी आपकी 31 मार्च को क्या रहेगी? 210 रहेगी, है ना? तो हम इतना ही रिकॉग्नाइज करेंगे और 4 साल में बांटेंगे। एक साल तो हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा अमाउंट। ऐसे सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में 400 स्टॉक ऑप्शन है, 75 एम्प्लॉयज़ हैं और 220, ठीक है, 220। अगर ये मॉडिफाई नहीं करता तो क्या होता? दो कंडीशन है। एक तो सबसे पहले कि अगर ये मॉडिफाई नहीं कर रहा तो क्या होगा? तो ये बिना मॉडिफिकेशन के, एक मॉडिफिकेशन की अलग से हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और माइनस जितना प्रीवियसली रिकॉग्नाइज हो गया है। सो अगर हम देखें इसको, 400 मल्टीप्लाई 70 टू 10 4, ठीक है, 15.75 लैक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? 15.75 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? तो 50.75 लैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? एक मिनट, 400 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई टू 20th डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? और आपका आ जाएगा इंटू 2, तो 33 लैक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 लैक्स। तो आप जब करोगे 33 लैक्स, 33 लैक्स का 15.75 से माइनस कर दोगे तो जितना भी बचेगा, कितना बचेगा आपका? 33 माइनस 15.75, 17.25, ठीक है, तो ये 17.25 आ जाएगा। ऐसे थर्ड का ईयर का निकालेंगे, फोर्थ ईयर का निकाल लेंगे, तो ऐसे हमारा अमाउंट विदाउट मॉडिफिकेशन आएगा। जिस दिन मॉडिफिकेशन होगा उस टाइम क्या होगा लेकिन? तो गाइज इस टाइम क्या होगा मैं बता देती हूँ आपको। इसमें हम 400 करेंगे, 400 स्टॉक ऑप्शन है, 75 एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं और आपका हो जाएगा 220 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और माइनस कितना है? 15.75। तो कितना आ जाएगा इसका? निकालो आप।
400 स्टॉक ऑप्शन 75 इंटू 2/20 है ना, डिवाइड बाय 3, सॉरी डिवाइड बाय 3, 22 लाख रुपए। ठीक है, 22 लाख मल्टीप्लाई 2, 44 लाख रुपए। ठीक है, तो 44 लाख रुपए हमें रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए थे। इसमें से हमने कितने रिकॉर्ड कर लिए? 44 लाख में से हमने रिकॉर्ड कर लिए 1.75, तो कितना बचेगा आपका? 28.25। तो हमारा इस साल कितना बुक हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड ईयर में? 28.25। ठीक है, यहाँ पे 4 की बल्कि 3 आ जाएगा अल्टीमेटली, और 2024 में हमारा डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा, और जो भी प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर लिया वो हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं हम लोग, आंसर देख लेते हैं। 9th, ठीक है, 9th में पी लिमिटेड की बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी, हर साल होगी। या तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर दो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस P&L में ही जाना है अल्टीमेटली, तो या फिर P&L डेबिट कर दो। तो P&L डेबिट टू क्या हो जाएगा? लायबिलिटी अगेंस्ट सार 15.75। ये देखिए नीचे अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन में दे रखी है, फॉर द कैलकुलेशन फॉर इशू ऑफ सार विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ सर्विस पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को 210 400 अवार्ड्स और 75 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 15.75 आ रहा है। फॉर द ईयर एंड 31 23 को हमारा कितना आ रहा है? ये 17.25। ऐसे ही 24 में निकल तो जाएगा और 25 में निकल जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा कैलकुलेट ऑफ एक्सपेंस फॉर इशू ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन विद द मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन में क्या क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे 210 आ जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 4 15.75। फर्स्ट ईयर में तो ये रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में ट्विस्ट है। 220 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और जो प्रीवियसली मैंने रिकॉग्नाइज किया था 15.75 वो माइनस कर दिया तो 28.25 आ गया। उसी टाइप से 215 फेयर वैल्यू आ जाएगी जो 31 मार्च 2024 को होगी। 400 इंटू 75 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 64,50,000। उसमें से 44 लाख तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो 20,50,000 आ जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी एंट्रीज बन जाएंगी। P&L डेबिट टू लायबिलिटी अगेंस्ट सार, लायबिलिटी फॉर सार। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। P&L डेबिट टू सार, P&L डेबिट टू सार, P&L डेबिट टू सार। ओके, और जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी फॉर सार डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन कह रहा था कस्टमर रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कस्टमर इज रिक्वेस्टेड यू टू सजेस्ट अ सुटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टीज ट्रांजेक्शन एज ऑन 31 मार्च 2023, एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, तो QA लिमिटेड हैड ऑन 1 अप्रैल 2021 ग्रांटेड 1000 शेयर्स ऑप्शंस टू 2000 एम्प्लॉयज। उसने कितने ग्रांट किए? 1000 शेयर ऑप्शन टू 2000 एम्प्लॉयज। द ऑप्शंस आर ड्यू टू वेस्ट ऑन 31 मार्च 2024 provided the employees remain in employment till 31 March 2024। ओके, 1 अप्रैल को क्या था गाइस? 1 सेकेंड, 1 अप्रैल को क्या था? 1 अप्रैल 2021 को ग्रांट किए 1000 ऑप्शंस टू 2000 एम्प्लॉयज़ को। ओके, ऑप्शन जो थे वो 31 मार्च 2000 मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, प्रोवाइड द एम्प्लॉय रिमेन एम्प्लॉयमेंट टिल 31 मार्च 2024। तो वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया? 3 साल हो गया। On 1 April, the director of the company estimates 1800 employees would qualify for option as on 31 March 2024 को। ठीक है, estimate was amended to 1850 on 31 March 2022, further amended to 1840 2023। ठीक है, तो ये अलग अलग दे रखा है कि भैया फर्स्ट ग्रांट डेट पे तो हमें लग रहा है कि ये होगी सिचुएशन, फिर हमें लग रहा है यहाँ पर कि 2022 में हमारी ये सिचुएशन होगी, फिर 2023 में ये सिचुएशन लग रही है, 2024 में तो उन्होंने बता ही दी है। ठीक है, तो 1 अप्रैल द फेयर वैल्यू ऑप्शन 1.20, द फेयर वैल्यू इंक्रीज टू 1.30 एज ऑन 31 मार्च 2022। ये 31 मार्च, बट ड्यू टू challenging business condition, the fair value declined for thereafter in September 2020. So when the fair value of option was 0.90, the director repriced the option and this caused the fair value to increase to 1.05। डायरेक्टर ने रिप्राइस किया ऑप्शन को और फेयर वैल्यू बढ़ा दी 1.05 से। Trading condition improved in the second half of the year. By 31st March 2020, the fair value of option was 1.25. The QA Limited decided that additional costs incurred due to repricing of option on
30th September 2022 should be spread over remaining vesting condition from 31st April 2022 to 24. ओके, तो अब क्या करना है इसमें? इसमें पता है किस चीज़ की बात हो रही है? चेंज इन फेयर वैल्यू की बात हो रही है कि इसमें जो फेयर वैल्यू है उसमें चेंज हो रहा है, एफ में चेंज हो रहा है बल्कि, ठीक है, एफ में चेंज हो रहा है। तो अब अगर फेयर वैल्यू में ही चेंज हो रहा है इसमें, तो कैसे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, है ना? ये डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर हम इसमें से एक बार इसमें आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को तो कुछ एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो भी एंट्री होगी वो होगी आपकी 31 मार्च 2022 को, 23 को, 24 को, तीन तीन के तीन इन 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 डेट्स को एंट्रीज होगी। और इसमें हमें 22 का बता दिया गया है कि भाई 22 को 1850 एम्प्लॉयज़ रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1850 एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको 1000 ऑप्शन शेयर होंगे, ठीक है। अब इसमें कायदे से तो ग्रांट वैल्यू यूज़ होनी चाहिए, और जो हमारी ग्रांट की फेयर वैल्यू दे रखी है इस मोमेंट में वो है आपका 1.20, है ना। अब इसमें जो चेंज इन फेयर वैल्यू है तो उसका उसका इफेक्ट जानते हैं कि उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। सो लेट्स सी द आंसर। 10 10 10 9 10। Okay, let's read it. So paragraph A Ind-AS 102 का require the entity recognize the effect of repricing, ठीक है, that increase the total fair value of share based payment। उस रीप्राइसिंग का इफेक्ट हम लेते हैं ज़रूर है जो कि फेयर वैल्यू को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे प्रूडेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो जो कि हमारे फेयर वैल्यू को बढ़ा दे हम उस चीज़ का कंसिडरेशन लेते हैं, अरेंजमेंट और अदरवाइज बेनिफिशियल टू एम्प्लॉइज। ये फ्री प्राइसिंग, अगर रीप्राइसिंग करना आपकी फेयर वैल्यू को बढ़ा देता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, तो एंटिटी, ठीक है, तो बैंक ये कहता है, इंडिया 2 कहता है कि टू इंक्लूड द इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ग्रांटेड, जो भी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू आई है आप उसको क्या करोगे, आप उसको मेजरमेंट में कंसिडर करोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द रीप्राइसिंग fair value of the repriced equity instrument and that of original core equity, both estimated at the date of modification in the measurement of requirement recognized for the service received as a condition for equity instrument granted। ओके, मतलब जो भी आप सर्विस का पैसा दे रहे हो उसके मेजरमेंट में आप कंसिडर करोगे, मतलब फेयर वैल्यू को कंसिडर करोगे। इन शॉर्ट, जो भी आपकी रिवाइज फेयर वैल्यू है उसको आप कंसिडर करोगे इन शॉर्ट। इफ रीप्राइसिंग अकर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, अगर रीप्राइसिंग वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही हो रही है, जो कि हो रही है ऊपर, द इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ग्रांटेड इज इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट रिकग्नाइज फॉर सर्विस रिसीव्ड ओवर द पीरियड फ्रॉम द रिप्राइसिंग डेट, ठीक है। जब से रिप्राइसिंग हुई है, ठीक है, तो उस डेट से जो भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू को रिकग्नाइज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो भी फेयर वैल्यू इंक्रीमेंटल है वो भी इंक्लूड कर दी जाएगी। मतलब जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फेयर वैल्यू के, तो उसमें आप इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू को भी कंसिडर कर लोगे इन शॉर्ट। When repricing equity instrument vest, in addition to amount based on grant fair value of original equity instrument which is recognized over the remainder of original vesting period, ठीक है। तो उन्होंने यही किया है। अमाउंट रिकग्नाइज फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 1850 एम्प्लॉयज थे, उनको 1000 ऑप्शन दिया है, मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड बाई 13, तो ये हो गया। लेकिन इसमें क्या किया है, 1840 सेकेंड ईयर में 1840 मल्टीप्लाई 1000.1.20, ठीक है, डिवाइड बाई 2 3 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है प्लस 1.05, क्योंकि बढ़े ही है ना 1.05 से 0.90, मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय 1.5, ओके, माइनस 7,50,40,000 रुपीज़। ठीक है, एक बार हम खुद अपने एंड से भी निकाल लेते हैं, सेकेंड इसका इफेक्ट निकाल लेते हैं क्या होगा।
देखो, हम इसमें कैलकुलेट तो कर ही रहे थे, है ना, हम इसमें कैलकुलेट कर ही रहे थे कि यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू का निकाल लिया था और 1/3 कर लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे फेयर वैल्यू इंक्रीज किससे हो गई, 1.30 से फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई, है ना। तो क्योंकि 1.30 से फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई है एज ऑन 31 मार्च, बट ड्यू टू चलेंगे फेयर वैल्यू तो डिक्लाइन, लेकिन फेयर वैल्यू फिर से घट गई, ठीक है। तो 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, है ना, 31 मार्च को क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू, ठीक है, 0.10 से बढ़ गई। तो आप क्या करोगे, 1850 0.10 से बढ़ गई। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा गाइस, फर्स्ट ईयर में 1000.10, ओके, डिवाइड बाई 3। सिक्सटी 1,667 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 61,667 हो जाएगा। इतना हमारा एक्स्ट्रा और बुक हो जाएगा। उसी फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 1.25 आ गई। तो पॉइंट पहले और थी कितनी हमारी, 1.30 थी, तो 0.05 से कम हो गई, है ना, 0.05 से कम हो गई। कायदे से तो 7,40,000 से कम हो जानी चाहिए, बट प्रूडेंट कॉन्सेप्ट है तो मुझे नहीं लगता कि कंसिडर होनी चाहिए। पर आंसर देख लेते हैं फिर से इसका। फ्रेंड्स, एक बार इसे ना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर ये 11th है। ये कह रहा है अ पेरेंट कंपनी पी ग्रांट 30 शेयर्स टू 100 एम्प्लॉयज ईच ऑफ इज सब्सी, ठीक है। तो अब के पेरेंट कंपनी पी कर रही है, ठीक है, कंपनी पी क्या कर रही है, 30 शेयर दे रही है अपने खुद के 100 एम्प्लॉयज़ को। कंपनी एस ऑन कंडीशन एंड एम्प्लॉयज रिमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनी एक्स फॉर 3 years, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी एस जो है, ठीक है, मतलब कंपनी एस उन्हें रखे रहे। कंपनी एस क्या सब्सी है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में रहे कंपनी एस के साथ 3 सालों के लिए। एज्यूम द आउटसाइड दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द एम्प्लॉयज विल रिमेन एम्प्लॉयड फॉर ऑल 3 years, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो एम्प्लॉयड रहेंगे सारे 3 साल के लिए। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर नन ऑफ एम्प्लॉयज हैज लेफ्ट, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड ग्रांटेड इज 5 रुपीज़ पर शेयर। 3 साल में कोई एम्प्लॉय, ठीक है, हैज़ लेफ्ट,
मतलब सारे के सारे एम्प्लॉय रहे एक्चुअली। द कंपनी इज एग्री टू रिम्बर्स कंपनी पी over the term of arrangement for 75% of its final expense recognized by company S. What would be accounting treatment books of company P and company S? ठीक है, तो हमें जो समझ में आया पढ़ के वो ये समझ में आया कि भाई कंपनी पी है और कंपनी एस है। ठीक है, हमें ऐसे लिख देते तो सही रहेगा। ठीक है, ये कंपनी एस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मैं आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या दूंगा, 30 शेयर दूंगा अपने। ठीक है, तो अब कितना कंपनी पी जो होगी वो शेयर्स देगी अपने, तो 2 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अब कितना एक्सपेंस बुक करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। तो भाई फर्स्ट ईयर में तो ये है ना कि फेयर वैल्यू ऑप्शन कितनी है, 30 शेयर्स हैं, फेयर वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है ना। और आपका कितना साल है, 3 साल की सर्विस देनी होगी, तो 3,000, 15,000, 5,000 रुपये। ठीक है, 3,000, 15,000 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो ये क्या करेगी कंपनी पी, अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी इसकी, कंपनी पी का तो क्या है ये, क्योंकि कंपनी एस पी में लगा रही है, मतलब वो पी एस के बंदों को शेयर्स दे रही है ना, तो क्या आ जाएगा, वो रिजर्व करेगी ना। अभी शेयर्स इशू तो किए नहीं है फर्स्ट ईयर में, क्या करेगी वो शेयर बेस्ड रिजर्व बना देगी। और क्या करेगी वो अपने बेटे में इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट दिखा देगी, वो सब्सी में इन्वेस्ट कर रही है। ओके, ये डेबिट हो जाएगा, ये SBR हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। ठीक है, और ये एज जो है वो अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो कर ही रहा है वो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखा देगा 5,000 से, और 2 कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा देगा फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी एंट्री। ऐसे ही सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर में भी ये हो जाएगा है ना, सेकेंड ईयर में भी ये हो जाएगा, और थर्ड ईयर आएगा तो थर्ड ईयर में भी ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अब जो भी एक्सपेंस का हुआ है, फाइनल एक्सपेंस जो भी होगा उसका 75% कौन देगा, कंपनी एस कह रही है भाई कि कंपनी एक्स, मतलब अब बेटा बाप से कह रहा है, बेटा बाप से कह रहा है कि पापा मैं आपको पैसा दे दूंगा। ठीक है, आपको अपने पास से इक्विटी शेयर दे रहे हो, लेकिन उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा, तो मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा। तो आपको अपनी बुक्स में, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप बुक्स, मतलब आपको अपनी क्या है, 75% जो भी आपका एक्सपेंस इनकर हो रहा है, रिकॉग्नाइज जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो 75 मतलब कितना रिकॉग्नाइज करा है, 15,000 रुपये। तो 15,000 का 75% कितना होता है, 15,000 का 75% निकालो, 15,000 का 75%, 11,250। तो 11,250 जो है वो क्या कह रहा है कि 11,250 जो है वो मैं कंपनी पी को रिम्बर्स कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपका क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमने दिखा रखा था, वो डेबिट होके टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, 11,250। ठीक है, तो अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। Company expect to recognize expense totally 15,000 rupees. Therefore, expect the total investment 11,250. Company X therefore reimburse the company, ठीक है, 1/3 each year। पहले से डिसाइड हो गया ना, तो 1/3 पहले से 1/3 रिकग्नाइज कर रही है वो। So in each 1 to 3 year, company has recognized expense in P&L account, cash paid to company P and balance of equal commission is received from company P। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस हो गया डेबिट। ठीक है, कंपनी एस, एस कौन सी है, सबसी है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है टू कैपिटल, टू इक्विटी, टू कैश। ठीक है, 3,750 वो दे रही है फ्रंट, 3,750 दे रही है, और टू इक्विटी आ जाएगा। रिकॉग्नाइज शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पार्शियल रिम्बर्समेंट।
फिर अकाउंटिंग पी लिमिटेड वाले क्या करेंगे, इन ईच ऑफ 1 to 3 ईयर कंपनी पे रिकॉग्नाइज एन इक्विटी इंक्रीज इन इक्विटी फॉर इंस्ट्रूमेंट बीइंग ग्रांटेड द कैश रिम्बर्स बाय ए कंपनी वर्क्स एस एंड द बैलेंस एज इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन इट इज मेड टू कंपनी एस। तो कंपनी पी कौन है, होल्डिंग कंपनी है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट दिखाएगी, बाकी कैश रिसीव हो रहा है 3750 को डिवाइड बाई 2 इक्विटी आ जाएगा, ठीक है, हर साल। 12वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में कि हाउ मच एक्सपेंस एंड लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कितनी एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी एंड देन एट द एंड ऑफ ईच ईयर पास जनरल एंट्रीज। ठीक है, लेट्स सी द an entity which follows financial year as per calendar year grant 1000 shares appreciation right to each of its 40 management employees on 1st January 2025। एंटिटी क्या कर रही है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है और वो 1000 सार दे रही है टू ईच ऑफ 40 मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, क्या दे रही है, 40 मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को एज ऑन 1st जनवरी 2025। ठीक है। सार प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद द राइट टू रिसीव cash equal to appreciation in entity share price since granted. All of the right vest on 31st December 2026. They can be exercised during 2027, 2028. Management estimated granted the fair value of each SAR is 11. It estimates overall 10% of employee will leave during 2-year period. The fair value of SAR at each year ends are shown below. Okay, 31st March 2025 को 12, फिर 26 को 8, फिर 27 को ये फेयर वैल्यू है। ठीक है, 10% of employees left एट द एंड ऑफ 2026। सबसे पहली बात तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें इसको तो 40 मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। एक तो सबसे पहली बात हो गई, उनको 1000 शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द राइट टू रिसीव कैश इक्वल टू एप्रिशिएशन, कैश सेटलमेंट है ये। ऑल राइट वेस्ट ऑन 2026 को वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो भाई 2 साल हो रहे हैं एक तरीके से, भाई जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, और 2 साल हो रहे हैं। दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 27-28। एस्टिमेट ग्रांटेड फेयर वैल्यू जो है वो 11 रुपये है। इट एस्टिमेट ओवरऑल 10% विल हैव लिव ड्यू टू पीरियड। ठीक है, तो कितना हो गया, 10% छोड़ दिया तो कितने हो गए, 56 हो गए, है ना। 31 दिसंबर को जब इंटरेस्टिंग वैल्यू शेयर की थी सार की 10 रुपये थी, 6 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड रिमेनिंग 30 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2028। ठीक है, तो 36 लोगों ने क्लेम किया। बेनिफिट ईच साल इक्विटी भी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ 12 रुपये। ठीक है, तो कितना एक्सपेंस ऑफ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगा। अब 25 को देखोगे, 25 पे आ गए तो आप क्या करोगे, 1000, पहली बात तो 40 है ना भाई, ये तो 2026 की है ना, फर्स्ट ईयर में तो हम पूरे मानेंगे। उनको पहले ही बताया कि वो 10% छोड़ेंगे, तो आप 10% पहले से माइनस करके चल दोगे ना, 90% इसका निकाल लोगे, 1000 शेयर्स कर दोगे, 12 निकाल लोगे, डिवाइड बाय 3 कर दोगे। ठीक है, कितना आएगा, 36,000 और 1,44,000 आ जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2025 को, सॉरी 2 साल है ना, तो 2 साल की हो गई, 2,16,000 आ जाएगा। ठीक है, 2,16,000 आ जाएगा। तो आप एक्सपेंसेस कितने रिकॉग्नाइज कर दोगे, यहाँ पर एक्सपेंस कर दोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू लायबिलिटी अगेंस्ट आर, इतना 2,16,000। ठीक है, फिर 2026 में आ गए, तो 2026 में पता चला ये तो 36 तो एम्प्लॉयज़ थे ही थे, लेकिन ये 8 रुपये से हो जाएगा रिकॉग्नाइज, 8 रुपये से। फिर ऐसे 27 में आए, 27 में कितने कितने लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, 27 में 6 एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज किए हैं,
तो जिन्होंने एक्सरसाइज किया उनका बैंक में पेमेंट कर देंगे, शेयर सार अगेंस्ट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, जो भी लाइबिलिटी फॉर सार है डेबिट टू बैंक हो जाएगा 6। ठीक है, और रिमेनिंग जो 30 हैं वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 30, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जो भी एम्प्लॉयज़ बचे 30 वाले उससे हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर गाइस। द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस नीचे एज लायबिलिटी एज इज फॉलोज। 31 में 2,16,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्सपेंस कुमुलेटिव लायबिलिटी बनेगी आपकी, तो कुमुलेटिव लायबिलिटी वही बनेगी 36 मल्टीप्लाई 1000 8, ओके, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कुमुलेटिव लायबिलिटी मेन रोल प्ले करती है। फिर आप 2,16,000 को जब इसमें से माइनस करोगे 72,000 आएगा। फिर उसके बाद क्योंकि आपने दोनों एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिए, इसको इनमें से माइनस करोगे तो ये आने वाला है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस कंप्राइज इंक्रीज इन लायबिलिटी 1,02,000 एंड कैश पेड टू दोज एक्सरसाइजिंग 60,000 रुपीज। डिफरेंस इन ओपनिंग लायबिलिटी एंड एक्चुअल लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड P&L। ओके, सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेशन दिखा दी हम लोगों को। ठीक है, तो हम भी एक काम करते हैं, हम भी ऐसे टेबल बना लेते हैं एक बार, इससे हमें पता चल जाएगा। वैसे एक्सपेंसेस कंप्राइजेस इंक्रीज इन लायबिलिटी 1,02,000 कैश पेज टू एक्सरसाइजिंग, ठीक है, 60,000 रुपीज। डिफरेंस ऑफ ओपनिंग लायबिलिटी और एक्चुअल लायबिलिटी पेड 30,000 रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड लायबिलिटी आ जाएगा। और फिर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, हम हर साल इतना इतना रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जो रिवर्स होना है अमाउंट तो वो क्या हो जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी डेबिट टू आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इतना हमने कैश दिया क्योंकि 6 लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया था, 6 लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया था। ठीक है, 1000 शेयर्स को, और कितने रुपए से एक्सरसाइज किया था, 10 रुपये से एक्सरसाइज किया था। एक मिनट, ज़्यादा हो गया, जो कितने रुपए से एक्सरसाइज किया था, हाँ। ठीक है, जब फेयर वैल्यू आईवी क्या थी, हम आईवी कंसिडर करेंगे, मेन होती है आईवी, जब उस टाइम पे वो आईवी चल रही थी वही कंसिडर हो जाएगी 10 रुपये से। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 100 ऑप्शन है ना हर के पास, कितने ऑप्शन है, 1000 है, तो क्या हुआ था यहाँ पर 6 एम्प्लॉयज़ ने किया था, 1000 से और 10 हो गए तो 60,000 इसलिए आ गया, तो ये इतना बैंक हो गया। ठीक है, ऐसी जब एक्सरसाइज किया था तो एवी क्या थी, 12 थी, तो 12 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना था, 30 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 12, कितना हो गया आपका, 3,60,000 रुपये, है ना। तो एक्चुअल लायबिलिटी पेड 3,60,000 रुपये हो गए। इतनी आपने डी रिकॉग्नाइज कर दी 30,000 रुपये, क्योंकि 30,000 एडिशनल पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है। Okay guys, so thank you for watching.